अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हॉरर स्टोरी डैन में आप सबको खुशामदीद। आज जो स्टोरी है उसमें एक सबक भी था, तो मैंने कहा कि ये स्टोरी आप लोगों को भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में कर जाते हैं जिसके नुकसानात बहुत बड़े होते हैं। तो आज हमारे साथ जो मेरे दोस्त मौजूद हैं उनका नाम है आसिम, और ज़्यादा लंबी बातें नहीं करते और सुनते हैं उनसे कि वो हमें क्या स्टोरी सुना दें। तो अस्सलाम वालेकुम आसिम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाए खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास। अच्छा आसिम, क्या स्टोरी सुनाने वाले हैं? क्या गुजरी है आपके साथ? क्या था वो स्टोरी? ज़रा हम भी सुने। बेसिकली गुज़री हम पे तो इस तरह से नहीं गुज़री, हम्म। लेकिन ये कि एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त, जो कि ये कह सकते हैं कि बहुत शौक, चंचल, हर वक्त मजाक मस्ती करना, उसकी एक स्टोरी है ठीक है। कि जो कि उसके साथ हादसात पेश हुए। तो वो आपके साथ ज़िक्र करने की कोशिश करूँगा, बताना चाहूँगा, जो कि रियल है उसकी लाइफ पे। सही। हुआ कुछ यूँ था कि कुछ टाइम पहले की बात है, 4-5 साल, 6 साल मैक्सिमम हुए होंगे। तो आजकल आपको पता है कि गैदरिंग का माहौल होता है कि वीकेंड्स पे लड़के जा रहे होते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में। तो हम लोग भी अक्सर होता था कि 10 दिन 15 दिन में एक हम्म। दफ़ा, मंथ में एक आध दफ़ा जो है वो आउटिंग के लिए निकलते थे दोस्त यार। तो हम लोग सुपर हाईवे की तरफ खाना खाने का प्रोग्राम हुआ हमारा। सही। तो वो कुछ प्रोग्राम ऐसा था कि कुछ सुपर हाईवे पे रेस्टोरेंट्स तो करीब में भी हैं। सही। तो हम टूल क्रॉस करके आगे निकले, सही। काठौर वाली साइड पे। जब हम वहाँ निकले, अच्छा, मेरे जो दोस्त थे, सही है, उनका नाम जुनैद, सही। ये जिनका वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ, जुनैद नाम है उसका। तो उसकी एक बहुत बुरी आदत थी कि उसे यूरिन पास करने की, पेशाब करने की बहुत ज़्यादा बुरी आदत थी। जगह जगह कहीं पे भी वो ये नहीं सोचता था कि जगह नापाक है, पाक है, या मैं इस तरह से जा रहा हूँ तो कोई उसको शर्म आया, मतलब वो इस तरह की नेचर थी। वो नहीं करता था कि लिहाज मुरव्वत नहीं रखता था बिल्कुल। तो एज़ यूजुअल वो अपनी उसी हरकत में, जो है, हम सुपर हाईवे पे थे, उसने बाइक्स रुकवाई हमारी, हम लोग बाइक्स पे थे, लड़के 8-10 लड़के थे हम लोग। तो रुके हम वहाँ पे। तो वो, अच्छा, हम जिस जगह रुके, आप ये समझ लें कि वो मेमन गोट वाला जो रोड है, जहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी भी आपको फील होती है, पता चलती है, दरख्त वगैरह काफ़ी, नर्सरी बनी हुई है उस जगह पे। वो हाईवे से थोड़ा नीचे उतर के दरख्तों के पास वो गया है पेशाब करने के लिए। वहाँ जाके वो यूरिन पास करके वापस आया। वापस आने के बाद बिल्कुल नॉर्मल उसी तरह से मजाक मस्ती, बाइक्स को भगाना, रिलीज़ करना, ये सब करते कराते हम लोग काठौर पहुँचे रेस्टोरेंट पे। वहाँ जाके हमने खाना खाया, खाना ऑर्डर किया, वहाँ मजाक मस्ती चल रही है। थोड़ी सी उसकी नेचर उसी वक्त थोड़ा सा फील होने लगा कि ये कुछ रिज़र्व हो रहा है आज। थोड़ी सी खामोशी सी उसकी तबीयत के अंदर महसूस हुई हमें। हमने कहा हो सकता है कि कुछ ये आज तंग करने का एक नया इसने तरीक़ेकार निकाला है। तो ये सोचते हुए हमने उसको इतना रिस्पॉन्स नहीं किया उस पे, हम अपने मजाक मस्ती में लगे रहे। खाना वाना खा के हम वहाँ से निकले, वापस आए। वापस आने के बाद हम सब अपने अपने एज़ यूजुअल अपने अपने घर चले गए, जाके सो गए। अगले दिन मिले दोस्त यार, कुछ जॉब करने वाले थे, कुछ मिलने मिलाने वाले जो रूटीन में होते हैं महल्ले के दोस्त वगैरह, वो मिल गए। बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। तकरीबन 4-5 दिन गुजर गए जुनैद का, कोई अता पता नहीं कि जुनैद कहाँ है, जबकि हम एक ही गली में रहने वाले, और जुनैद नज़र नहीं आ रहा। तो हमारे ये सोच में था, अच्छा, अक्सर वो बेसिकली वो जो था, उनके फादर का बिज़नेस है, तो वो अक्सर बिज़नेस के लिए जो है वो शहर से बाहर चला जाया करता था। तो हम लोगों के जहन में ये चीज़ थी कि शायद ये शहर से बाहर गया हुआ है, तो इसलिए मुलाकात नहीं हो रही। तो हम भी इतना नॉर्मल थे कि कोई ऐसी बात नहीं है। जब दिन काफ़ी गुजर गए, हफ्ते से ऊपर हो गया, तो
दोबारा एक प्रोग्राम बना दोस्त का, इत्तेफाक से हमारा एक दोस्त जिसको दुबई से आना था वो आ गया था, तो हमने एक गेट टुगेदर रखी कि चलो चलते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, गेट टुगेदर करते हैं। जुनैद का सब दोस्तों ने बोला कि यार जुनैद को भी पूछते हैं कहाँ है। अब उसको कॉल करते हैं तो उसका नंबर, उसकी बेसिकली वो जो है रहता तो गली में था लेकिन मैरिड था, क्योंकि कारोबारी लोग थे, शादी जल्दी छोटी उम्र में हो गई थी उसकी। तो वो उसको फ़ोन किया तो उसकी वाइफ ने, हमारी भाभी ने फ़ोन उठाया और सामने से उन्होंने सिर्फ ये जवाब दिया कि उनकी तबीयत सही नहीं है, आप बाद में कॉल कर लीजिएगा। सही। नॉर्मल हो गए हम लोग। फिर वो प्रोग्राम सेट होते होते 2-3 दिन लगे कि जी प्रोग्राम किस दिन का करना है। अब उस दौरान जिस दिन हमें जाना था तो उससे एक दिन पहले हमने कॉल दोबारा करी तो कोई रिस्पांस नहीं आया कॉल पे, किसी ने कोई कॉल उठाई नहीं। अच्छा, जब उसके वाइफ से आप लोगों को पता चल गया था कि उसकी तबीयत खराब है तो घर क्यों नहीं गए भाई? फौरन जाते, उसका पता तो करते। नहीं, जाना हम चाहते थे, ऐसा नहीं है कि हमारा लाजमी सी बात है, बचपन का दोस्त है और तबीयत ख़राब होना कि कोई ऐसी ये कह सकते हैं कोई सलाम दुआ वाली बात तो थी नहीं, दोस्ती थी एक बचपन की। तो जाना चाहते थे हम भी, लेकिन उसके वालिद की कुछ सख्त मिजाजी की वजह से हम नहीं जा सके। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ भी कि हम किसी काम से या किसी ये कह लें कि मिलना जुलना बाहर ज़्यादा अगर लेट नाइट बैठ गए तो उसके वालिद की तरफ से हमें काफ़ी सुनने को भी मिलता था। तो इस वजह से हम अवॉइड कर रहे थे उसके घर जाने के लिए। सही। तो खैर माशाल्लाह मेरे वालिद साहब नमाजी परहेज़गार 5 वक्त के नमाजी हैं, तो वो इशा की नमाज़ के लिए हम जाते थे, अक्सर साथ अब्बू के चला जाता था मैं। तो कुछ उसी दौरान ऐसा हुआ कि मैं नमाज़ पढ़ने के लिए अब्बू के साथ इशा की नमाज़ के लिए मस्जिद में मौजूद थे हम लोग। तो नमाज के बाद जो है वो एक इमाम साहब जो है वो एक दर्स रखते हैं, जो कि नमाजी सारे बैठे होते हैं, वो एक छोटा सा दर्स होता है। तो वो चल रहा था। तो खैर उसी दौरान क्या देखते हैं जी कि जुनैद के वालिद साहब और उसके चचा दोनों उसको इस तरह से लेकर आ रहे हैं जैसे बहुत लाग़िर इंसान नहीं होता, बिल्कुल जिससे ना खड़ा हुआ जा रहा है, चलना तो दूर की बात, उसको इस तरह से लेकर मस्जिद में दाखिल हुए और ला के उसको, मतलब जब इमाम साहब दर्स देते हैं तो आपने देखा होगा मसाजिद के अंदर वो एक दायरा सा बना के सब लोग बैठ जाते हैं। तो उसको जिस तरह से लाया गया और सामने बिल्कुल दायरे के अंदर ही बिल्कुल इमाम साहब के सामने बिठा दिया गया। अब उस वक्त दिमाग बिल्कुल एकदम जहन काम नहीं कर रहा कि जुनैद की इतनी बुरी हालत हो गई कि इससे चला भी नहीं जा रहा और वो बिल्कुल अपने होश में नहीं था। खैर उसके वालिद साहब ने बहुत नरम मिजाजी के साथ धीमी आवाज़ के अंदर जो है इमाम साहब से कुछ गुफ्तगू करना शुरू की जो कि हमें इतनी क्लियर नहीं हुई। फिर उसके बाद इमाम साहब ने उसके ऊपर दम वम किया और थोड़ी सी 8-10 मिनट के बाद उसकी तबीयत बहाल होती, इतना हो जाता है कि वो अपने सेंसेस में आ जाता है, इतनी नहीं होती कि वो अपने पाँव पे चल के वापस जा सके। खैर वो उसके वालिद साहब उसको चचा उसके घर की तरफ वापस ले जाते हैं। अब वहाँ पे भी हिम्मत नहीं हो रही उसके वालिद के नेचर को देखते हुए कि उनसे पूछा जाए कि अंकल जुनैद को हुआ क्या है, क्या वजह है। सही। खैर वहाँ से मस्जिद से मैं भी घर गया, घर जाके खाना खा के अब रात में जो फिर हमारी दोस्तों की मुलाकात होती थी वहाँ पे मुलाकात हुई, तो फिर मैंने वहाँ अपने दोस्तों से ज़िक्र किया कि जी जुनैद की तो बहुत हालत ख़राब है, तबीयत ख़राब है उसकी और इस तरह इस कंडीशन में मैंने उसको देखा है। तो सब दोस्तों ने भी बोला कि नहीं यार अच्छी बात नहीं है, बचपन का दोस्त है, हम अगर पूछने नहीं जाएंगे तो फिर उसके घर वाले क्या सोचेंगे कि वैसे तो दोस्त हर वक्त चिपके रहते हैं साथ में और आज इस हालत में तुम्हें अकेला छोड़ा हुआ है। यार हिम्मत करके उसके घर की तरफ 3-4 दोस्तों ने जाने का इरादा बनाया, गए, बैल दी, उसकी वालदा आई बाहर तो उनसे पूछा जी आंटी तबीयत का उसकी पता चला, देखा मैंने इस तरह से। तो उस वक्त तो आंटी ने बोला कि नहीं वो सो रहा है अभी, ये कह लें कि उन्होंने बात को किसी और तरफ ले जाके ख़त्म करने की कोशिश करी। हमने काफ़ी उनसे ज़िद करी,
खैर उन्होंने हमें अंदर ड्राइंग रूम में बिठाया, तीन दोस्त थे हम, तीनों को हमें अंदर बिठाया। उसी दौरान उसका छोटा भाई घर में दाखिल होता है, जुनैद का, और घर में आने के बाद वो हमसे आके मिलता है, सबसे नॉर्मली जैसे मुलाकात होती थी मोहल्ले में। उसके भाई ने हमें बताया कि 1-2 दिन पहले ऐसा हुआ कि जी वो रूम से निकलता है, सही है, और उसके सीने पे, शर्ट पे जो है वो खून के निशान नज़र आते हैं। तो उसकी वाइफ ने पूछा कि भाई ये आपकी क्या चोट लगी है, आप मतलब बाहर भी नहीं गए? कि अक्सर ऐसा होता था, कभी हम बाइक पे जाते थे, कहीं गिर गए, रगड़ लग गई तो उससे चोट का निशान आया। लेकिन वो काफ़ी दिन से घर के अंदर मौजूद था तो कोई ऐसा शक भी नहीं था। तो उसकी वाइफ उससे पूछने लगी कि क्यों, ये खून के निशान कहाँ से आए? तो वो दिखा नहीं रहा था। सही। तो उसकी वाइफ ने वालदा से बोला, तो खैर वालदा को भी उसने कोई दिखाने की कोशिश नहीं की। जब उसकी रात में उसके वालिद घर पे आते हैं तो उसके वालिद ने थोड़ा डांट के जब उससे पूछा तो उसकी शर्ट खोल के देखा गया तो उसके सीने पे मतलब इस तरह से कि जिसने जैसे किसी ने पंजा सा मारा हो ना, सही। इस तरह से निशान उसके सीने पे मौजूद। तो उसकी वाइफ फ़ौरन, लाजमी सी बात है, कोई देखेगा तो वो फ़ौरन रिएक्ट तो करेगा उसकी, आपने क्यों नोचा है, आप क्या पागल हो गए हैं, अपने आप को मार रहे हैं, और इस तरह से। तो उस पे उसकी वालदा ने पीछे से बोला कि बेटा ये कैसे नोच सकता है, इसके नाखून तो देखो। मतलब उसके नाखून, उसकी पोरों के अंदर, मतलब छोटा नाखून जो होता है ना, वो नोच ही नहीं सकता किसी को। अच्छा, नाखून के निशान भी ऐसे थे जैसे कोई नोकीली नहीं होते, काफ़ी बड़े, जैसे औरतों के नाखून होते हैं लड़कियों के, जो आजकल फैशन में लोग रख लेती हैं लड़कियां, तो वो गहरे नाखूनों के निशान थे। अच्छा, ये बातें उसका भाई हमें बता रहा था। इसी दौरान एकदम चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है और जुनैद भागता हुआ कमरे के अंदर आता है और चिल्लाना शुरू कर देता है, मुझे बचाओ, ये मार देगी मुझे। सही है। सही है। अब हम तीनों चारों दोस्त भी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि यार ये एकदम क्या हुआ है, और ये इतना चीखना चिल्लाना, और वो जिस तरह से हमसे चिमट रहा था, क्योंकि एक शख्स होता है ना अपनी जान बचाने के लिए किसी के साथ चिमटना, तो वो, अब हम लोग भी परेशान हुए कि ये कौन है, और वो चीख, मुसलसल ये चीख रहा है, वो मार देगी मुझे, वो मार देगी मुझे। खैर उसको उस वक्त बड़ा तसल्ली दे के, समझा के बुझा के कि कोई नहीं है और इस तरह का वहम है तुम्हारा, ये करते कराते हमें कोई आधा पौन घंटा लगा उसको ठंडा करके हमने उसको घर पे छोड़ा। खैर घर वापस आए तो दोस्तों यारों के अंदर हमारे सब में यही डिसाइड हुआ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं हो सकता, अकेलापन इतने दिन से घर में है तो इस वजह से कुछ महसूस हो रहा उसको। तो हमने उसके घर पे जाना आना शुरू कर दिया। उसके वालिद से हमने बात करी और स्पेशल उनसे बात करके जो है उनसे रिक्वेस्ट करके परमिशन। कि परमिशन ली कि अंकल हमें आने दें, हम इसकी तबीयत की खातिर हम पूछने आएंगे, थोड़ा सा टाइम गुजार के इसके साथ चले जाया करें। सही। खैर ये होता रहा सिलसिला। हमने उसके दो जुनैद के घर पे जाना आना शुरू कर दिया रोज़ाना ही, मतलब जिसको जैसे टाइम मिलता था। मैं अगर ऑफिस से जल्दी आ जाता हूँ तो मैं चला गया, 10-15 मिनट उसके साथ गुजार दी, फिर कोई दोस्त और आ गया उसने गुजार दिया। लेकिन रात की बैठक हमने, जो खाना खाने के बाद हम लोग दोस्त यार मिलते थे, वो हमने जुनैद के घर के बाहर कर दी, और कोशिश ये होती थी कि हम उसको अपने साथ इन्वॉल्व रख के जो है वो इसका माइंड थोड़ा सा चेंज करें। अच्छा, उसी दौरान इत्तेफाक ऐसा है कि जो हम तीन दोस्त उसके घर गए थे पहली दफ़ा जब उसकी तबीयत पूछने के लिए, हमारे साथ भी बीच में मामलात हुए, कुछ तीनों के साथ कुछ इस तरह के मामलात होते हुए नज़र आए कि जैसे एक दोस्त को ऐसा फील हुआ कि वो रात में सो के उठता है, आदत होती है तो इंसान जाता है, तो वॉश बेसिन के पास खड़ा हुआ है बाहर, और उसको ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई पीछे खड़ा हुआ है मेरे। ठीक है। सही है। मिरर में देखता है कोई नहीं है, तो अचानक से जब पीछे मुड़ता है तो वो ऐसा उसको महसूस होता है जैसे कोई उसके सामने से गुजर गया। सही। सही है। मेरे साथ ये हुआ कि कराची में रहते हैं, लाइट नहीं है, ये सही। बात आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो एज यूजल उस दिन लाइट नहीं थी तो मैं सो रहा था पलंग पे। तो सहन जो होता है हमारे घर का, एक कारपोश जिसे कहा जाता है, वहाँ पे मैंने चारपाई लगाई और मैं सो गया। सही। कुछ रात के
3 साढ़े 3 बजे का टाइम होगा, तो मेरी चारपाई अचानक से खुद से पलट जाती है और मैं ज़मीन पे गिरता हूँ। अच्छा, नींद में तो मुझे ऐसा उस वक्त तो ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं पलंग से गिर गया हूँ। उठा, लाइट आ चुकी थी, उठा, अपने कमरे में जाके सो गया। लेकिन अगले दिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं गिरता हूँ पलंग से, तो पलंग को तो अपनी जगह पे होना चाहिए ना, पलंग क्यों मेरे ऊपर आके गिरा हुआ है? सही, पलटी है वो। पूरी चारपाई मेरी पलटी है बाकायदा, तो पलंग मेरे ऊपर है। मतलब आप किसी, मैं इस वक्त चेयर से अगर गिर जाऊं तो चेयर तो मेरे ऊपर नहीं आएगी ना। सही। तो वो चीज़ हुई मेरे साथ। फिर मैंने अपने दोस्तों से भी इस बात का जिक्र किया कि यार मेरे साथ रात में ये हुआ है। उस पर मेरे दोस्त ने बताया कि आसिफ, मेरे साथ कल जो है ये वाक़या हुआ कि मैं रात में सहन में, मतलब उस जगह पे वॉश बेसिन के पास हाथ धो रहा था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो हम दोनों तीनों दोस्तों ने आपस में डिस्कस करी, तो कुछ ना कुछ वाक़यात होना शुरू हो गए, हमें भी उसके रिएक्शंस आना शुरू हो गए। तो अब डिसाइड ये हुआ कि यार इसको यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इमाम साहब के पास लेके जा रहे हैं, कोई इसकी तबीयत के अंदर बहाली नहीं हो रही। और फिर हमारे साथ भी ऐसे मामलात का होना, तो एक जानने वाले थे, उनसे पता चला कि जी जगह पे एक पीर साहब बैठते हैं, सही है, और वहाँ पे आप जाओ, जो भी मसला होगा वो दम वम करते हैं और पानी देते हैं, इस तरह के मामलात। तो अब वो कहते हैं ना कि प्यासा वो प्यास वाली क्या मिसाल है कि मरता तो क्या क्या ना सही करता, वो बात वाली है। बात है। तो हमारे पाँव भी उस तरफ उठे और हम चल दिए जी वहाँ पे पीर साहब के पास, उनके आस्थाने पे गए, वहाँ पे जाके बैठ गए, उनको पूरा वाक़या अपना भी बताया और दोस्त की हालत का भी बताया। वहाँ पे भी अचानक से वही माहौल नज़र आता है हमें कि हम पीर साहब के सामने बैठे हुए और बराबर वाले कमरे से सही। एकदम किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है सही। और एक औरत बिना दुपट्टे के, बाल बिखरे और भागती हुई वो कमरे के अंदर आती है और पीर साहब के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर देती है। सही। और हमें ये खौफ है कि ये, मतलब वो बाकायदा इस तरह जुनूनीपन जो होता है ना, वो जुनून उसके नजर आता है कि ये किसी को नुकसान ना पहुंचाए। सही। हम भी थोड़ा सा खौफजदा होकर बैठ गए। खैर, इमाम वो जो पीर साहब थे, उन्होंने उसको बिठाया औरत को, और जो है एक कपड़ा सा उनके हाथ में था हरे रंग का, उसके सर पे रख के उन्होंने दम किया। थोड़ी देर में वो औरत सही हुई और उसको दूसरी औरतें उठा के ले गई। तो अब एक चीज़, जो कंडीशन हम जुनैद की देख रहे थे, वही चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आई। और उसका रिएक्शन भी, मतलब जैसे उन्होंने दम किया और वो फ़ौरन कूल डाउन हो जाना उसका, तो हमें भी थोड़ा सा ये हुआ कि नहीं, ये कर सकते हैं, सही है। ये उसको ठीक कर देंगे। तो उन्होंने पहले तो ये बोला कि आप जो है जाके उस बच्चे को मेरे पास लेकर आ जाए। अब लाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वालिद साहब का मैंने उनके आपको बताया कि किस तरह की नेचर थी, और फिर वो कुछ लोगों का फेथ नहीं होता इन सब चीज़ों पे, तो वहाँ उसको लाना इतना आसान नहीं था, और उनको भी उसके घर ले जाना आसान नहीं था, सही। क्योंकि वालिद साहब की मौजूदगी में तो ले जा नहीं सकते। तो उन्होंने एक पानी की बोतल के अंदर कुछ गुलाब की पत्तियाँ डाली और उसमें दम किया पानी पे, और एक छोटी सी तेल की शीशी दी कि ये तेल उसके सर पे लगा के रखिएगा और ये पानी पिलाते रहें, और जब ये ख़त्म होने लगे तो इसमें और पानी डाल दिएगा, और 3 दिन के बाद आप आके मुझे बताएंगे उस बच्चे की क्या तबीयत है। खैर, हम लेके गए, वो सब चीज़ें उसको दी हमने, उसकी वालदा को, कि आंटी हम इस तरह से गए थे, और उसकी वालदा ने रख लिया। वल्लाह आलम उन्होंने इस्तेमाल करी नहीं करी, ये वो बेहतर जानती हैं, लेकिन तबीयत में कुछ उसकी बेहतरी अच्छा महसूस हुई हमें 1-2 दिन। सही है। लेकिन वो 1-2 दिन के बाद अचानक से जो उसका एक बहुत एक्सट्रीम लेवल का जो एक रिएक्शन आता था ना, उसको देख के हम भी डर जाते थे। वो बैठे बैठे खुद को नोच लेना, सही। और ऐसा नोच लेना कि मतलब जैसे कोई बिल्ली नहीं पंजा मार देती, सही। जबकि नाखून, मैंने आपको बताया उसके नाखून बहुत छोटे थे। सही। तो वो जिस तरह से वो नोचता था, तो वो हमें भी खौफजदा कर देता था।
फिर वो यही हुआ भी ये फला मज़ार पे ले जाए इसको, ये कोई मज़ार है। सही। तो काफ़ी कन्वेंस करा हमने उसके वालिद साहब को कि अंकल देखें बेटा है, उसके भी आगे माशाल्लाह औलाद होगी तो इस तरह से वो नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, सही। उसकी तबीयत को जल्द से जल्द बेहतर करना, आप लोग भी परेशान हैं। खैर वो राज़ी हो गए। हमने जुमेरात की रात को सफ़र वहाँ पे शुरू किया, उनकी गाड़ी के अंदर उसको बिठाया, लेके गए। आप यकीन करें उसको जिस तरह से बिठाया था, क्योंकि जिस टाइम हमने इरादा कर लिया ना, अब वो चीज़ हमें पहले भी फील हो चुकी थी। अब वो हम उसको लेने जाने के लिए घर में जाते हैं हम उसके, तो वो हम पे हमलावर होता है सही। कि मारना, कि छोड़ दो मुझे और मुझे जाने दो, और वो मुझे मार देगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और अचानक से उसके मुंह से एक ये राल टपकने वाली बात होती है ना, लेकिन वो राल नहीं थी, कि कुछ अजीब सा ही कलर का कुछ मादा सा था, अच्छा। वो निकला है उसके, और वो एकदम बेहोश होता है। सही है। उसी दौरान हमने उसके हाथ बांधे सही। और उसको गाड़ी में बिठाया, सही। और गाड़ी में बिठा के हम की तरफ गए। आप यकीन करेंगे के मज़ार के पास पहुँचे, और जब तक हम नेशनल हाईवे पे हम सफ़र कर रहे थे, उसको होश नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, या वो सेंसेस में नहीं था, बात नहीं कर रहा था। कि मज़ार स्थान है, आपको पता है, बहुत पुराना। तो उसके करीब पहुँचते ही उसको उसके अंदर एक ये होता है ना, जादुई सी ताकत आ जाना। एक मतलब हम दोनों तीनों दोस्तों को उसने कुछ वो इस तरह से हिला रहा था, झुला रहा था वो गाड़ी के अंदर, कि जैसे कोई तकिया हो जो इधर से उधर कर रहा है। वो एक जुनूनीपन उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। तो हम तकरीबन रात के 1:30 बजे का टाइम था, तो हम वहाँ पे मस्जिद के पास रुके। मस्जिद के पास रुकने के बाद अब यही हो रहा था कि यार ये जगह भी कब्रिस्तान की वजह से बहुत ज़्यादा इस तरह से मशहूर है कि यहाँ पे इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं। तो हम वहाँ पे रुकना भी हमारा बेहतर नहीं था। तो थोड़ी देर रुकने के बाद हमने सफ़र दोबारा शुरू किया, उसको बांधा हुआ दुपट्टे से, उसके हाथ पांव बांध के उसको बिठाया, और आवाज़ में एक चेंजिंग सी महसूस होना, उसकी भारीपन आ जाना, और बोलने में उसकी जो है पता चल रहा था। सही। खैर हम मज़ार पे उसको लेके गए। मज़ार पे जाके हम वहाँ के हालात जो देख रहे थे कि जी वो लोग कलाबाजियाँ खा रहे हैं, वहाँ पे हाल आया हुआ है किसी को। खैर जाके हाज़िरी करी वहाँ पे, वहाँ पे कब्र पे जाके हाज़िरी दे के फातिहा वातिहा पढ़ी, उसके लिए दुआ के लिए कहा, इसके लिए ख़ास दुआ करी। तो एक ये सिलसिला भी रहा। खैर हमें दोस्तों की ये कंडीशन हो गई थी कि हमें जिससे पता चल रहा था ना कि यार यहाँ से ये शिफा हो सकती है, या ये इंसान ऐसा है, हम उसको पकड़ के ले आते थे उसके लिए, या फिर उसको वहाँ ले जाया करते थे। उसके वालिद साहब में भी बहुत चेंजिंग आ गई थी। तो वो भी इतना इन सब चीज़ों के बारे में, अब लाजमी सी बात है, अपनी औलाद के लिए कुछ तो परेशान करेगा। होता है वो हर टाइम करने की बिल्कुल। सोचता है। तो कभी हम इसको कहीं ले जा रहे हैं, किसी मज़ार पे ले गए, कभी रहे तो भाई मज़ार पे जा रहे हैं, कभी फला मज़ार पे ले गए, कभी जो है कोई इमाम साहब को लिया है मस्जिद से। तो ये सिलसिला एक चलता गया। अच्छा हमें फिर जो है ना एक बुज़ुर्ग मिले मज़ार पे। सही। तो उन्होंने हमें ये बात बोली जो कि हमारे लिए भी पहले हमने किसी के मुंह से सुनी नहीं, या कभी इस बारे में किसी के कोई वाक़या भी ऐसा समझ में सुनने में नहीं आया था। उन्होंने हमें बोला कि बेटा इसको समंदर पार कराओ। सही। तुम एक काम करो, इसको ठीक है। सही। और समंदर भी पार कर लेगा, तो जो कहते हैं समंदर पार करने से बलाइयात दूर होती हैं, तो ये काम करके आओ, हो सकता है कि इसकी तबीयत के अंदर बहाली हो। खैर हम जी वो की तरफ सफ़र हुआ, उसको लेके गए, लॉन्च में बिठाया, हाज़िरी कराई, बड़े अच्छे तरीके से वो गया हमारे साथ, वहाँ पे हाज़िरी करके वापस आ गए हम। तो उसके बाद उसकी तबीयत ये समझ लें कि 0% भी हमें फील नहीं हो रहा है कि इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, इतनी तबीयत उसकी बेहतर हो जाना।
तो हमारे जहनों में भी ये हो गया कि अच्छा, हम लोगों के साथ भी मामला जो चल रहे थे थोड़े बहुत, जो किसी को कुछ वहम हो रहा है, दिख रहा है, इस तरह के वो वाक़या भी हमारे साथ ख़त्म हो गए। सही। कुछ हुआ ऐसा, फिर उसके बाद जो है ना संडे का दिन आया, तो मैं गली में से गुज़र रहा था, जा रहा था दूसरी तरफ, दोस्त के घर की तरफ ही जा रहा था आगे, दूसरे दोस्त के पास। तो वो घर से हैंड कैरी लेके निकलता है। कितने बजे? तकरीबन शाम 4:30-5 बजे का टाइम होगा। अच्छा। असर की नमाज के टाइम का टाइम होगा। तो वो निकला है और मैंने ऐसे ही मजाक से बोल लिया, मैंने कहा हाँ आ गया अपनी हरकतों पे वापस, फिर कहीं जा रहा होगा तू घूमने के लिए। तो कह रहा है अबे मैं नहीं जा रहा, तेरी भाभी जा रही है। सही। इस तरह से उसने मुझे जवाब दिया। मैंने कहा अच्छा, इतने भाभी भी बाहर आ गई। मैंने कहा भाभी हाँ, वो अच्छा था, इसकी तबीयत ख़राब थी ना, आप भी घर में टिक के बैठे। अच्छा, थोड़ा सा फ्रेंकली माहौल था दोस्त यार, क्लोज फ्रेंड्स से, तो इस तरह से मैंने भी उनको बोल दिया। खैर वो वाइफ को लेके चला गया, छोड़कर आया। आने के बाद दादा आपका भाई तो अब आज़ाद हो गया। सही। तो हम वो एक दोस्त यारों में जो होता है कि वाइफ चली गई है, अब मैं आज़ाद हूँ और ये वो, जहाँ चाहे चला जाऊँ, जो चाहे करूँ। तो वो एक माहौल में हम भी खुश थे कि यार हमारा दोस्त सेहतयाब हो गया है या सही हो गया है। तो वो बिल्कुल नॉर्मल, वो रात में बैठे, तकरीबन उस दिन रात में हम लोग बैठे भी देर तक, क्योंकि संडे की रात थी, तो तकरीबन 12:30-1 का टाइम हो गया था। बिल्कुल अच्छी तरह से हम लोग उठ के वापस गए, जाके सो गए। सुबह उठे, अपने अपने कामों पे, अपनी जॉब्स के ऊपर चले गए, सारा दिन स्पेंड किया, वही जो रूटीन नॉर्मल होती है वो चलती रही। अब रात में एक हमारी बैठक तो जुनैद के घर के बाहर बनी गई थी रोज़ाना की, काफ़ी दिन से उसी के घर के बाहर बैठक थी। तो वही एक रूटीन के मुताबिक हम बैठे हुए थे, हमने बैल दी। जब काफ़ी देर वो नहीं आया, तो बैल दी हमने, उसके वालिद साहब आए, तो हमने जुनैद का बोला कि अंकल जुनैद को भेज दें। तो अंकल ने फिर वो एक तफ्तीशनाक, वो नहीं कहते अल्फाज, मैं शायद नहीं इस्तेमाल कर पा रहा, तो एक डरी हुई कैफियत के अंदर उन्होंने दोबारा से हमें वो बोला कि बेटा उसकी तबीयत तो ख़राब है। मैंने कहा अंकल खैरियत तो है, क्या हुआ? कह रहे बेटा उसकी तो कंडीशन फिर वही हो गई है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, अब क्या हो गया? सुबह कल रात तक तो वो बिल्कुल सही था, हमारी मुलाकात हुई है और बिल्कुल मजाक कर रहा है उसी तरह से, बिल्कुल सही था। कह रहे आओ बेटा, देखो अंदर घर में आओ, देखो इसकी कंडीशन। तो खैर वो घर के अंदर जाता हूँ मैं, तो वो अपनी वालदा की गोद में सर रख के लेटा हुआ है, और बिल्कुल जैसे एक बच्चा डर नहीं जाता, वो अपनी माँ से चिपक जाता है, इस तरह से वो अपनी माँ की गोद में, वालदा की गोद में लेटा हुआ है, बहुत डरा हुआ। आवाज़ दी उसको, जुनैद करके आवाज़ दी, जोनी जोनी बोलते थे उसको। तो उसने मुड़ के देखा है मेरी तरफ एक अजीब सी निगाहों से, और फिर यार तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, और वो गुस्से का आलम जो है ना कि इसको भगा दो यहाँ से, ये मेरी जान ले लेगी, ये मुझे मार देगी, और ये वो फिर से वही कैफियत हमारे सामने नज़र आई। अच्छा, उसके वालिद साहब हमें कमरे से बाहर ले आए। सही। लाने के बाद हमने पूछा अंकल कि क्यों, कैसे मामलात हुए? तो उन्होंने बताया, नॉर्मली उन्होंने बताया बेटा आया, ये घर पे आने के बाद टीवी देख रहा था, रात में? रात का टाइम टीवी देख रहा था, और टीवी देखने के बाद जो है वो अचानक से इसने आवाज़ लगाई है। किसको आवाज़ लगाई? अपनी वाइफ को, पानी के लिए, अच्छा। कि मुझे पानी पिला। जो नॉर्मली एक होता है कि रूटीन में, वो उसने आवाज़ लगाई और उसकी वाइफ पानी लेकर आ गई। सही। और ये पानी पीता है और फिर वापस अपने बेड पे लेट जाता है। इसकी वाइफ भी इसके साथ वहाँ बेड पे बैठी है, लेट गई। हाँ। और दोनों टीवी देख रहे हैं। सही। और कुछ मिनट्स कह लें या सेकंड्स के बाद इसको एकदम ख्याल आता है कि वाइफ को तो मैं छोड़कर आया था उसकी अम्मी के घर पे, सही। तो ये मेरे साथ कौन है? अब जब पलट के देखता है तो वो औरत वो मौजूद होती है जो उसको इतने दिन से नज़र आ रही होती है। बहुत खौफनाक शक्ल की औरत है वो, सही है, जो इसको देख के हंस रही है और कहके लगा के हंस रही है। तो ये डरता है वहाँ से और चिल्ला के कमरे से भागता है। सही है। सही है, कमरे से बाहर आता है और आने के बाद डर जाता है कि वो मुझे मार देगी और ये है वो है, चिल्ला उसी तरह से उसका वो चिल्लाना। और फिर अपने उसके वालिद पूछते हैं कि भाई क्या हुआ है? वालदा पूछती हैं कि क्या हो गया, खैरियत तो है? वालिद साहब को और वालदा को वो अपने ये
सब बता रहा था कि अंदर उसके साथ क्या हुआ। तो अंदर कमरे से जैसे कोई सामान फेंक रहा हो, इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हुई कि चीज़ें गिरने की या सामान के आने की। फिर इसकी वाले साहब कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर देखते हैं तो कमरा पूरा बिखरा हुआ, चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं। तो ये चीज़ें गिर जाना, ड्रेसिंग के ऊपर से चीज़ें गिरी हुई हैं। अब वो ये सब बात हो गई। उसके बाद हमने भी उनसे ये कहा कि हम देखते हैं, इसे कुछ करते हैं। एक दोस्त फ़ौरन गया मस्जिद से, इमाम साहब को लेकर आया। उन्होंने आके उनके उसके ऊपर दम किया। फिर ये बात हुई कि जी सुबह देखते हैं इसको कहाँ दिखाना है, किसके पास लेके जाना है, कुछ इसके बारे में करते हैं। ये कर आके हम उसके वालिद साहब से मिल के अपने अपने घरों की तरफ आ जाते हैं। और सुबह वो रात गुजरी है, बस ये समझ लें वो शायद क़यामत की रात थी उसके लिए। वो बस यही बोल रहा था इतने दिन से जो चिल्ला रहा था कि वो मुझे मार देगी, तुम लोग समझ नहीं रहे, वो मेरी जान ले लेगी। शायद हम लोग नहीं समझ सके कि वो क्या समझाना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। तो अगले दिन गली के अंदर सुबह में एक कोहराम सा मचा हुआ, सही है। और जिसको देखो वो भागे चला जा रहा है जी, जुनैद के घर की तरफ जा रहे हैं। क्या हो गया, खैरियत? मैं भी बेसाख्ता निकला, नंगे पैर भागा जुनैद के घर की तरफ। तो पता चला जी जुनैद ने तीसरी मंजिल से कूद के जान ली, खुदकुशी कर ली। अब वो शख्स जो इतना जॉली नेचर का हो, जिंदा दिल, मुझे नहीं लगता कि वो खुदकुशी कर सके। वो ये सोच भी नहीं सकता। हमें ऐसा लगता है कि शायद उसको किसी ने धक्का दिया ऊपर से। अच्छा, सही है। लेकिन जो तबीयत उसकी थी कि जान ले ली जाएगी, मुझे मार देगी, फिर जहन उस तरफ भी जाता है कि शायद जो चीज़ उसके साथ जुड़ गई थी या मिल गई थी, वो अपने इरादों में कामयाब हो गई। सही। जो चीज़ उसको खौफ जो था वो उसके ऊपर तारी हो गया और वो उसको ले गया, वो बेचारा दुनिया से चला गया। क्योंकि तीसरी मंजिल से गिरने के बाद और जिस तरह वो गिरा तो वो बचना उसका नामुमकिन था। सर उसका जो है वो हो गया, खुल गया था। खैर अल्लाह उसको गरीक रहमत करे, ज़िंदगी चली गई। बताने का मकसद, समझाने का मकसद ये, हमें जो फील होता है कि ये एक चीज़ जो उसके साथ हुई कि ये उस दिन के बाद से शुरू हुआ जो हम हाईवे खाना खाने गए थे और ये बीच में रुका था पेशाब करने के लिए, सुनसान जगह के ऊपर जो ये रुका है दरख्तों के पास, इसने पेशाब किया, ये चीज़ उसको वहाँ से लगी। सही। एग्जिस्ट तो करती है ये मखलूक दुनिया के अंदर, सही है। तो ये वो उसको वहाँ से जुड़ गई और वो चीज़ उसको अपने साथ, मतलब उसकी ज़िंदगी उसने ख़त्म कर दी, वो अपने इरादों में कामयाब हो गई। सिर्फ़ कहने का मकसद ये कि अपनी आप को, अपनी ज़ात को पाक साफ़ रखें, सही है। वज़ू का एहतमाम करें, नमाज़ों का एहतमाम करें, अपने आप को जो है ना अच्छे तौर पर रखें, साफ़ सुथरा रखें। ख़ुद पाक होंगे तो कभी कोई गंदी चीज़ आपके करीब नहीं आ सकती। आप ख़ास तौर पे इस चीज़ का तो बहुत ख्याल रखेंगे जब आप पेशाब करने जा रहे हो। सही है। हम लोग तो बड़ों से सुना है कि भैया सुनसान जगह पे तो कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसे। हम लोग तो अब ये हम दोस्तों में या घर में, अब महल्ले के जो लोग हैं जो देख रहे थे उसकी सारी हालत को, शायद बहुत सारे लोगों के अंदर इतना खौफ आ गया कि हम अपने घर के वॉशरूम में भी जा रहे हैं ना तो शायद आवाज़ लगा के जा रहे हैं। सही है। तो इस चीज़ का एक रूटीन में अपने, ये सिर्फ एक नसीहत कह सकते हैं, ये कहूँगा कि कहीं बाहर किसी सुनसान जगह पे या इस तरह से ये पेशाब ना करें। सही है। और अगर बहुत ज़्यादा हाजत भी है, सही, तो कोशिश करें कि ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ पे के पानी का एहतमाम हो, संजा कर सकें आप, सही है। या कोई दरख्त या सुनसान ऐसी जगह ना हो कि जहाँ आपको इस चीज़ का खौफ, ये दिल के अंदर ये खौफ महसूस हो रहा हो। तो बस इस चीज़ को बताने का मकसद ये है कि ऐसी चीज़ ना करें। ख़ास तौर पे पाकी नापाकी का बहुत ख्याल रखें। सही है। ये एक हमारे साथ गुजरी है, हमारा दोस्त इस दुनिया से चला गया। सही, जिसके साथ गुजरती है वही बेहतर हम ही समझ सकते हैं या वो उसके घर वाले समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या खोया, उसकी वाइफ समझ सकती है कि क्या खो दिया। सही। उसकी एक छोटी सी
कि गले लापरवाही की वजह से कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। सही। बस अल्लाह रहम करे हम सब पे, जिसके साथ होता है वही समझ सकता है। बेशक। आसिम, आपके साथ, आपके दोस्त के साथ सब अल्लाह आपके दोस्त की मग़फ़िरत भी फरमाए, और आप लोगों के साथ जो हुआ वो, उससे हमें सबक लेना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी सुनसान जगह पे या ऐसी जगह पे अगर आप इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा आवाज़ दे लें, कोई बात कह दें। अल्लाह और की कोई भी मखलूक है जिस उसको नापाक जगहों पे नापाक होती जगहों है पे। चीज़ें, गंदी चीज़ें वहीं होती हैं, तो वो हो जाता है। तो आसिम, बहुत आपकी स्टोरी सुन के बड़ा, क्या कहते हैं, अफसोस भी हुआ, और बहुत ही ऐसी स्टोरी थी जिससे सबक भी मिला। तो इंशाल्लाह फिर आपसे फिर मिलेंगे। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह। सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी स्टोरी पूरी सुनी। तो फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।